आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। रियासती काबीना का इजलास आज दोपहर यानी मंगल के रोज दोपहर 2 बजे मुनक्किद होने वाला है। प्रगति भवन में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सदारत में मुनक्किद होने वाले काबीना के इजलास में रियासत में लॉकडाउन में तौसिया खत्म करने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके अलावा इजलास में मुलाजिमीन की PRC पर अमलावरी के मुतालिक भी फैसले किए जाने का इम्कान है। जराये के मुताबिक काबीनी इजलास में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव वुज़रा और ओहदेदारों से लॉकडाउन की सूरत हाल का जायजा लेंगे। हुकूमत का मानना है कि लॉकडाउन के निफाज के बाद रियासत में कोरोना के केसेस में काबिल लिहाज कमी हुई। 9 जून को लॉकडाउन खत्म हो रहा है। ऐसे में लॉकडाउन में तोसी देने या फिर नरमी के औकात में मजीद इजाफा करते हुए आइंदा 10 दिनों तक लॉकडाउन को बरकरार रखने का जायजा लिया जाएगा। जराये ने बताया कि फिलवक्त लॉकडाउन में सुबह 6 बजे से 1 बजे तक नरमी दी गई है और 2 बजे तक ट्रैफिक को जाने की इजाजत दी गई है। ताहम हुकूमत आइंदा 10 दिन तक लॉकडाउन में मजीद नरमी देने के सिलसिले में गौर कर रही है, जिसके मुताबिक सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक लॉकडाउन में नरमी दी जाएगी और शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक 12 घंटे का लॉकडाउन रहेगा। इसके अलावा हुकूमत के पास लॉकडाउन में नरमी से मुतालिक दीगर मुतबादिल रास्ते भी हैं, जिसका कल काबीना के इजलास में तफसीली जायजा लेने के बाद फैसला किया जाएगा। जराये ने मजीद बताया कि काबीना के इजलास में कई अहम फैसले लिए जाएंगे, जिनमें मुलाजिमीन की PRC पर अमलावरी से मुतालिक फैसला लिए जाने का इम्कान है। इस खुसूस में PRC की रिपोर्ट को काबीना की मंजूरी दी जाएगी। महकमे फाइनेंस की जानिब से हुकूमत को PRC की मुकम्मल रिपोर्ट मौसूल हो गई है। काबीना में इस रिपोर्ट को मंजूरी देते हुए मुलाजिमीन के फिटमेंट और दीगर मराज से मुतालिक सरकारी अहकाम जारी किए जाएंगे। बताया गया है कि रियासत में एक और जिले की तजवीज़ सामने आई है। करीमनगर जिले के हुजूराबाद को जिले का दर्जा देते हुए उसे साबिक वज़ीर आज़म PV नरसिम्हा राव के नाम से मौसूम करने का मंसूबा है। समझा जाता है कि काबीना के इजलास में इस पर भी गौर व खौस होगा और कोई एक फैसला लिया जाएगा। लॉकडाउन में नरमी के औकात के अख्तिताम के वक्त हैदराबाद में ट्रैफिक जाम की सूरत हाल देखी गई। रियासत के बेशतर मुकामात की अहम सड़कों पर 12 बजे दोपहर से 1 बजे दिन के दरमियान ट्रैफिक जाम देखी जा रही है। यह सिलसिला गुज़िश्ता कई दिनों से जारी है। इन औकात के दरमियान बड़े पैमाने पर लोग खरीदारी और दीगर कामों के सिलसिले में सड़कों पर निकल रहे हैं, जिसके नतीजे में ट्रैफिक जाम देखी जा रही है और हर कोई घर वापस होने के लिए एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश कर रहा है। शहर के दिलसुखनगर से कोठी, पंजागुट्टे से कुकटपल्ली के साथ साथ सिकंदराबाद, बोयनपल्ली, रानीगंज, अफजलगंज, नलगुंडा चौराहा, मलकपेट समेत पुराने शहर हैदराबाद के कई इलाकों में यही सूरत हाल देखी जा रही है। 2 बजे दिन से लॉकडाउन पर अमल के पेश नज़र हर कोई घर वापस होने की जल्दबाजी कर रहा है। कई गाड़ी सवारों का एहसास है कि अगर उनको घर जाने में ताख़ीर हो गई और 2 बज गए तो उनको पुलिस की जानिब से रोक लिया जाएगा और उनकी गाड़ियों को जब्त कर लिया जाएगा। लॉकडाउन के नाम पर कुछ पुलिस ओहदेदार तूफान बदतमीजी मचाए हुए हैं। लॉकडाउन का वक्त शुरू होते ही यानी ठीक 2 बजे के बाद सड़कों पर मौजूद अफराद के साथ सजा याफ्ता मुजरिमीन जैसा सलूक किया जा रहा है। यहां तक कि बुजुर्गों की खुलेआम तौहीन की जा रही है। शहर की मारूफ मजहबी शख्सियत मौलाना जाफर पाशा के साथ पुराने शहर में कुछ पुलिस ओहदेदार इंतहाई बदतमीजी से पेश आए, हालांकि उनके पास लॉकडाउन का पास भी मौजूद था। अपना तारुफ पेश करने की कोशिश कर रहा था तो उन्होंने मेरे तारुफ को भी सुनने से मना कर दिया। मैंने कहा मेरे पास पास भी है, मगर वो कहा नहीं आप ठहरिए, कोई बात आपसे करनी नहीं है। तो इस किस्म के जाहिल लोगों को अगर आप ठहरा करेंगे और फिर दौरा करके आप लोगों को ये समझाएंगे कि आप इत्मीनान से है, तो ऐसे जाहिलों पे भरोसा करके हम इत्मीनान से कैसे रह सकते हैं। आज ही मेरे सामने कई रिपोर्ट मैं खुद देखा हुआ। उमर रसीदा ज़ईफ साहब अपनी बच्ची की मिजाज पुरसी के लिए ओल्ड सिटी आए थे। वो बेचारे नामपल्ली में रहते हैं। उनकी गाड़ी को पकड़ लिया गया और उनको कह रहे हैं कि आप पैदल जाइए। क्या हमारे पुलिस वालों के हाथ नहीं है? नौजवान चलो है भाई, आप नौजवानों के साथ करिए। एक ऐसी उम्र वालों के साथ जिसकी उम्र बेचारों की 60 से 65 साल की है, ऐसे लोगों पे ये जुल्म। और आप हुकूमत को खुश करने के लिए, कोर्ट के ऑर्डर को बजा लाने के लिए आप ये लूटम लाट का सिलसिला जो जारी करे हैं और सिर्फ एक तबके को जो निशाना बना रहे हैं, ये तो हैरत की बात है। आज मैं 2-3 मुकामात के तस्वीर मेरे पास लोगों ने भेजा। ये सिर्फ मेरे साथ हुआ है,
मैं वो जो लोगों को तकरीबन लोग जानते हैं मेरे साथ जब ये अमल हुआ है तो आम पब्लिक के साथ ये पुलिस वाले क्या रवैया इख्तियार करते होंगे, इनके साथ क्या अंदाज इख्तियार करते होंगे। और फिर यहां का एसीपी हमारे, क्या है उनका नाम याद नहीं आ रहा, कोई आनंद साहब है शायद ना, आनंद, फोन किए उनको, उनके एसीपी को फोन किए, उसके बावजूद मेरे से ये कह रहा है कि इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की। मैं बदतमीजी करूंगा क्यों? और मेरे दुनिया भर में कोरोना के केसेस में कमी आ रही है। पिछले 24 घंटों में दुनिया में 3,26,239 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 7,666 लोगों की वबा की वजह से मौत हुई। दुनिया में अब तक 17 करोड़ 40 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। इनमें से 37,43,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हिंदुस्तान में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,01,159 मामले सामने आए। यह आंकड़ा पिछले 62 दिनों में सबसे कम है। पिछले 24 घंटों में कोरोना की वजह से 2,444 लोगों की मौत हुई। मुल्क में करीब 45 दिन बाद रोजाना अमवात का आंकड़ा 2,500 से नीचे आया। वहीं तेलंगाना में कोरोना का फैलाव आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में बताया गया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 1,32,996 अफराद ने कोरोना का टेस्ट करवाया, जिनमें से सिर्फ 1,933 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए, जिसके बाद अब तक कोरोना केसेस की कुल तादाद 5,93,103 हो गई है। इस वबा से हलाकतों की तादाद 3,394 हो गई है। गुज़िश्ता रोज एक ही दिन में 3,527 अफराद कोरोना से सेहतयाब हुए। रियासत में इस वक्त 25,406 कोरोना के मरीज जेर इलाज हैं। कोरोना की वजह से एक बेवा खातून की मौत हो गई, जिसके बायस उसके 5 बच्चे यतीम यसीर हो गए। यह अफसोसनाक वाकया तेलंगाना के जिले सिद्दीपेट गजवेल मंडल के श्रीगिलीपल्ली में पेश आया। मकामी यादయ్య और लक्ष्मी को एक लड़का और 4 लड़कियां हैं। यह जोड़ा मेहनत मजदूरी करते हुए अपना गुजर बसर किया करता था। 1 साल कब्ल शोहर खराबी सेहत की वजह से फौत हो गया। तब से खातून मेहनत मजदूरी करते हुए बच्चों की कफालत कर रही थी। चंद दिन कब्ल वो कोरोना से मुतासिर हो गई थी। कल उसकी मौत हो गई। पहले बाप और फिर मां की मौत के बाद मासूम बच्चे यतीम यसीर हो गए। डायरेक्टर महकमे तिब्बी तालीम तेलंगाना रमेश रेड्डी ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर के बच्चों पर असरात की कयास आराइयां हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों पर कोरोना की दवाओं के तजुर्बात जारी हैं। अगर बच्चे कोरोना से मुतासिर होते हैं तो ऐसी सूरत में 1,000 बिस्तरों को शहर हैदराबाद के नीलूफर हॉस्पिटल को तैयार रखा गया है। साथ ही गांधी हॉस्पिटल में, जिसको कोरोना के इलाज का मरकज बनाया गया है, उसमें बच्चों के 3 यूनिट्स काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कल होने वाले काबीना के इजलास के सिलसिले में महकमे सेहत से रिपोर्ट तलब की गई है। रेड्डी ने वाजे किया कि मुख्तलिफ जराए से इतलात मिल रही है कि हमारी रियासत में तीसरी लहर में ज्यादा बच्चों के मुतासिर होने का खदशा है। ताहम उन्होंने कहा कि पहली लहर से ज्यादा दूसरी लहर में बच्चों के मुतासिर होने की बात साबित नहीं हुई। दूसरी लहर की इब्तिदा में बाज़ स्कूल्स में तुलबा के मुतासिर होने का पता चला। ताहम ऐसे बच्चे जिनको अस्पताल में दाखिल करवाने की जरूरत पड़ी, उनकी तादाद काफ़ी कम है। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर में बच्चों की ज़्यादा मुतासिर होने की इत्तलात के दरमियान चीफ सेक्रेटरी ने मसाई की है और महकमे सेहत की जानिब से तमाम इक़दामात किए जा रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने 5 अजला के कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि वो कोविड-19 की रोकथाम के लिए मंसूबा तैयार करें। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने भद्रादरी, कोत्तागुड़म, करीमनगर, खम्मम, नलगुंडा और सूर्यापेट के जिले कलेक्टर्स, डीएमएचओज और सरकारी दवाखानों के सुपरिंटेंडेंट्स के साथ टेली कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। चीफ सेक्रेटरी ने कोविड की सूरत हाल, मायनों, मुस्बित मामला, दवाखानों में दस्तियाब बिस्तरों की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने कलेक्टर्स को हिदायत दी कि मंसूबा तैयार करते हुए मौज़ूआत और अजला के मखसूस ऐसे इलाके जहां पर ज्यादा मामला थे वहां कोविड-19 पर काबू पाने खुसूसी तवज्जो दी जाए। चीफ सेक्रेटरी ने सरहदात वाले मौज़ूआत पर तवज्जो मरकूज करने और मायनों में इजाफे के सिलसिले में एहतियाती इक़दामात करने की भी हिदायत दी। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने पेटला बुरुज के पुलिस लर्निंग सेंटर का मायना किया और टीका अंदाजी के प्रोग्रामों का जायजा लिया। कमिश्नर पुलिस ने डीसीपी साउथ जोन गुज्जाराव भोपाल के साथ वहां पहुंचकर मुलाजिमीन पुलिस और उनके अरकान खानदान से तबादला ख्याल किया, जो कोविड-19 के टीका लेने के लिए वहां पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि सिटी पुलिस मुलाजिमीन की बहबूद के तमाम इक़दाम कर रही है और वबा से पुलिस मुलाजिमीन को बचाने के लिए मुनासिब इक़दाम किए जा रहे हैं। अंजनी कुमार ने आवाम से ख्वाहिश की कि एहतियात करते हुए घरों में महफूज रहें।
रियासत के तमाम गरीबों को कोविड और ब्लैक फंगस के इलाज की सहूलत सेहत की स्कीम आरोग्यश्री में शामिल करने का मुतालबा करते हुए तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से उसके हेडक्वार्टर्स गांधी भवन समेत बेशतर अजला में सत्याग्रह किया गया। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने इस सत्याग्रह का आगाज किया। सीएलपी लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, साबिक वजीर वो एक्स लीडर ऑफ अपोजिशन तेलंगाना लेजिस्लेटिव काउंसिल मोहम्मद अली शब्बीर, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असेंबली, एआईसीसी के सेक्रेटरी और दीगर कायदीन ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर उत्तम कुमार रेड्डी ने खिताब करते हुए इल्जाम लगाया कि कोरोना और ब्लैक फंगस के मामलों पर काबू पाने में मरकजी और रियासती हुकूमतें नाकाम हो गई हैं। उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस और कोरोना के इलाज को आरोग्यश्री में शामिल किया जाए और उसके जरिए मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम की जाए। 30 साल के अंदर 30 ब्लैक फंगस के ऑपरेशन करा हैं। कांग्रेस पार्टी चाहते हैं और हम डिमांड करते हैं गवर्नमेंट को एक कोविड-19 और ब्लैक फंगस इन्फेक्शन ट्रीटमेंट के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लाखों चार्ज कर रहे हैं। बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन हो रहा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फैसिलिटीज ठीक नहीं है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बहुत कॉस्टली है। आरोग्यश्री स्कीम में इसको कोविड को ऐड करके बीपीएल फैमिलीज को, जो गरीब फैमिलीज के, उनके लिए कोविड ट्रीटमेंट और ब्लैक फंगस ट्रीटमेंट फ्री में करना, ये हमारी डिमांड है। इसके लिए हमने सत्याग्रह आज प्रोग्राम किया है गांधी भवन में और पूरी स्टेट में सारे डीसीसी ऑफिस में। आज सारे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी दीक्षा कर रही है। दीक्षा का मकसद ये है कि जो बीपीएल कार्ड होल्डर्स हैं, गरीबी रेखा से जो लोग कम हैं, वाइट राशन कार्ड के जो लोग हैं, उन तमाम लोगों को फ्री इलाज किया जाए और सब प्राइवेट दवाखानों में भी उनको राज्य आरोग्यश्री में शामिल करके उनका फ्री इलाज किया जाए। उसके साथ साथ ब्लैक फंगस जो आया है उसको भी सरकारी और गैर सरकारी दवाखानों में भी फ्री इलाज किया जाए और साथ ही साथ जो वैक्सीनेशन है, जो टीका है, वो हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोगों को सबके लिए मरकजी हुकूमती इंजेक्शन देकर तमाम लोगों को टीका लगाने का इंतजाम करें। ये 3 डिमांड कांग्रेस पार्टी रख रही है, इसको फौरी कबूल करना चाहिए। मोदी जी जब कुछ नहीं था तो कहे कि कोरोना का मैं चैंपियन हूँ, ये मैं विश्व गुरु हूँ, दुनिया के अंदर कोरोना को खत्म कराने वाला मुल्क है, हम इंजेक्शन बनाने वाला मुल्क है। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि दुनिया में सबसे बीजेपी के कौमी नायब सदर डीके अरुणा ने कहा है कि केटीआर ट्विटर वजीर बन चुके हैं। ट्विटर के जरिए केटीआर झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जूम ऐप के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि अपनी गलतियों को छुपाने के लिए केटीआर प्रोपेगेंडे का सहारा ले रहे हैं। कोरोना से निपटने में रियासती हुकूमत नाकाम हो चुकी है और मरकज पर जहर उगल रही है। उन्होंने कहा कि टीआरएस के कायदीन अवाम की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान कोविड के मामलात में बतदरीज कमी के बावजूद हुकूमत आंध्र प्रदेश ने आइंदा 10 दिनों के लिए जुज़वी कर्फ्यू में तोसी का फैसला किया। 11 जून था 20 जून कर्फ्यू में तोसी होगी। चीफ मिनिस्टर वाई जगनमोहन रेड्डी की जेर सदारत कोविड जायजा इजलास में यह फैसला किया गया। 10 जून को इस कर्फ्यू का अख्तिताम होने वाला था, ताहम इस पर तोसी की गई, लेकिन कर्फ्यू के औकात को 2 घंटे घटा दिया गया। अब यह कर्फ्यू दिन में 2 बजे था, अगले दिन 6 बजे सुबह नाफिज रहेगा। वजीर बल्दी नज़्म के.टी. रामाराव ने कहा है कि हुकूमत तमाम बल्दियात को तरक्की देगी। तेलंगाना की तमाम बल्दियात में 500 करोड़ रुपए से वेज और नॉन वेज मार्केट्स का क़याम अमल में लाया जाएगा। इस मकसद के लिए रियासत की 138 बल्दियात में 500 करोड़ रुपए सर्व किए जाएंगे। जगतियाल के मेटपल्ली में 2.5 करोड़ रुपए की लागत से तामीर की जाने वाली वेज और नॉन वेज मार्केट का उन्होंने आज संगे बुनियाद रखा। उन्होंने कोरटला में हॉर्टिकल्चर पार्क का भी इफ्तिताह किया। बादशाह मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने कहा कि रियासत की हर बल्दिया को पटना प्रगति प्रोग्राम के तहत फंड अलॉट किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पल्ले प्रगति के जरिए देहातों की नई सूरतगिरी की गई है और उनके जरिए दही तरक्की को यकीनी बनाया गया है। అందులో భాగంగా ఇటు మెట్పల్లి కానీ కోరట్ల కానీ ఈ 2 చోట్ల కూడా తప్పకుండా ఈ కార్యక్రమం చేస్తామని చెప్పి కూడా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. దాంతో పాటు తంచనుగా కొత్త మున్సిపల్ చట్టం ద్వారా కేవలం మున్సిపల్ కౌన్సిలర్లు అధికారుల విధులు నిర్వహించడమే కాదు, నెలకు తంచనుగా
148 కోట్ల రూపాయలు రాష్ట్రంలోని మున్సిపాలిటీలకి పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమం కింద वजीर फाइनेंस हरीश राव ने हिदायत दी है कि दोबाक असेंबली हल्के में डबल बेडरूम मकानात की तामीर का काम मंसूबाबंद अंदाज में मुकम्मल किया जाए। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव दुब्बाक में 10 जुलाई से पहले डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह करेंगे। उन्होंने सिद्दीपेट कलेक्टर के दफ्तर में ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया, जिसमें टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट कोत्ता प्रभाकर रेड्डी, रुकन असेंबली रघुनंदन राव, कलेक्टर वेंकटराम रेड्डी और ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत डबल बेडरूम हाउसिंग कॉलोनियों में बुनियादी सहूलतों के लिए 3 करोड़ रुपए फराहम करेगी। हरीश राव ने ओहदेदारों से ख्वाहिश की कि वो उन मकानात की तामीर का काम जल्द से जल्द मुकम्मल करें, जिसका इफ्तिताह 10 जुलाई से पहले चीफ मिनिस्टर खुद करेंगे। ఎవరు తినాలి? వెనకటి ఏముండే అంటే కేరళ, బెంగాల్, తమిళనాడుకు పోతుండే ఈ బాయిల్డ్ రైస్. నిన్న తమిళనాడు వాళ్ళు కూడా వడ్లు వండించడం స్టార్ట్ చేశారు. बंगाल वंडिंचడం स्टार्ट చేశారు। साबिक वजीर सेहत ईटाला राजेंद्र की बीजेपी में शमूलियत की तारीख तय हो गई है। जराये के मुताबिक ईटाला राजेंद्र 13 जून को बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और ये 13 जून को रियासती सदर बीजेपी और रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय के हमरा दिल्ली रवाना होंगे और वहां उसी रोज कौमी बीजेपी सदर जेपी नड्डा से मुलाकात करते हुए बीजेपी में शमूलियत अख्तियार करेंगे। ईटाला राजेंद्र के अलावा साबिक रुकन असेंबली रविंदर रेड्डी और साबिक सरपंच टी उमा और दीगर कायदीन भी बीजेपी में शामिल होंगे। हुजूराबाद असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाब की क़यास आराइयों के दरमियान टीआरएस मुत्तहिदा करीमनगर जिले के ताकतवर बीसी लीडर को हुक्मरान जमात में शामिल करने का मंसूबा बना रही है। साबिक वजीर ईटाला राजेंद्र के पार्टी से इस्तीफा देने के बाद इस ताकतवर लीडर को पार्टी में शामिल करने की मसाई की जा रही है। इस सिलसिले में तेलंगाना तेलुगु देशम के सदर व जगतियाल के साबिक रुकन असेंबली एल रमना को टीआरएस की जानिब से पार्टी में शमूलियत की दावत की इत्तला मिली है, जिससे वो खुद तजस्सुस का शिकार हो गए हैं। रियासती वजीर एरवली दयाकर राव के साथ उनकी फ़ोन पर बातचीत हुई। बताया जाता है कि एल रमना को दयाकर राव ने एमएलसी के ओहदे की पेशकश की है। रमना से जगतियाल के रुकन असेंबली संजय कुमार के तबादले ख्याल के बाद की भी इत्तला मिली है। एल रमना ने पार्टी की तब्दीली के सिलसिले में अपने बाज़ हामियों से भी मुशावरत की। गुज़िश्ता कुछ अरसे से टीआरएस के बशमूल बीजेपी के कायदीन के भी उनसे राब्ते की इत्तला मिली है। ताहम समझा जाता है कि रमना का झुकाव हुक्मरान जमात टीआरएस की तरफ है। रियासत में एमएलए कोटे से 6 और गवर्नर के कोटे से 1 एमएलसी की सीट पुर की जाने वाली है। इसी के पेश नज़र टीआरएस ने उनको एमएलसी के ओहदे की पेशकश की है। ताहम रमना ने इस खुसूस में हनूज कोई फैसला नहीं किया। इम्कान है कि अंदरून 2 या 3 दिन अपने हामियों और साथियों से तबादला ख्याल के बाद वो इस खुसूस में कतई फैसला करेंगे। वायस शर्मिला आइंदा माह तेलंगाना में अपनी सियासी जमात का आगाज़ करेंगी। वो 8 जुलाई को अपने वालिद की यौम पैदाइश के मौके पर नई सियासी जमात वायएसआर तेलंगाना पार्टी का आगाज़ करेंगी। पार्टी के कोऑर्डिनेटर वी राजगोपाल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास वायएसआर तेलंगाना पार्टी के रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। राजगोपाल ने पार्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए इलेक्शन कमीशन को दरखास्त पेश की थी, जिस पर इंतखाबी पैनल ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए वायएसआर तेलंगाना पार्टी के रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में इतराज़ात देने की ख्वाहिश की थी। वायएसआर कांग्रेस पार्टी के एजाजी सदर वायएस विजयम्मा ने कमीशन को मुतला किया कि वायएसआर तेलंगाना पार्टी के रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। बताया जाता है कि जगनमोहन रेड्डी अपनी बहन की नई पार्टी के मुखालिफ हैं। विजय लक्ष्मी ने शर्मिला की तायद करने तेलंगाना की आवाम से ख्वाहिश की है। राजगोपाल ने कहा कि वायएसआर तेलंगाना को मुसल्लमा हैसियत मिलने के बारे में मरकजी इलेक्शन कमीशन से मकतूब हासिल होने के बाद वो पार्टी के बारे में मजीद तफसीलात का ऐलान करेंगी। बीजेपी तेलंगाना यूनिट ने मरकज की टीका पॉलिसी और उस पर अमल के सिलसिले में तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क केटी रामाराव के इल्ज़ामात की शदीद मजम्मत की है। केटीआर जो टीआरएस के कारगुजार सदर भी हैं, उन्होंने इतवार को ट्विटर पर केटीआर से पूछे सेशन के दौरान टीका अंदाजी मुहिम और इससे मुतालिक मौज़ूआत पर पूछे गए सवालात का जवाब दिया। उन्होंने मुल्क के शहरियों के लिए कोविड के टीकों की डोज को हासिल करने में नाअहली पर मरकजी हुकूमत पर शदीद नुक्ताचीनी की थी। उन्होंने कहा था कि मरकजी हुकूमत ने टीकों के लिए मरकजी बजट में 35,000 करोड़ रुपए अलॉट करने का ऐलान किया था। केटीआर ने कहा था कि अगर हम 100% आबादी का अहाता करते हैं तो हर डोज पर 150 रुपए के हिसाब से हमें 272 करोड़ रुपए दरकार होंगे। ये रकम कहाँ गई पता नहीं। वजीर मौसूफ ने कहा कि दिन में 10 लाख से ज़्यादा अफराद को टीके देने की हमारी सलाहियत है, ताहम टीकों की सप्लाई में रुकावट से इस अमल में पेशरफ्त हुई है। अपने बयान में रियासती बीजेपी के तर्जुमान कृष्णा सागर राव ने इल्ज़ाम लगाया कि वजीर मरकजी हुकूमत पर उसकी जिम्मेदारी डालकर फरार हो रहे हैं। तेलंगाना की मुख्तलिफ
असातिज़ा तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी के नुमाइंदों ने असातिज़ा के तबादले और तरक्की देने के अमल को फौरी शुरू करने की दरख्वास्त करते हुए वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी से मुलाकात की। DTF, TPTF, ST, FTC और दीगर तंजीमों के नुमाइंदों ने वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी को तहरीरी याददाश्त पेश करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 6 साल से रियासत में टीचर्स के तबादले और तरक्की देने का अमल रुका हुआ है। कॉमन सर्विसेज रूल और नए अजला की तश्कील के नाम पर कई बार टीचर्स के तबादले रोक दिए गए। 10,479 लैंग्वेज पंडित और PET टीचर्स को स्कूल असिस्टेंट का दर्जा देने का फरवरी 2019 में ऐलान किया गया, लेकिन उन टीचर्स को तरक्की नहीं दी गई, जिसकी वजह से टीचर्स काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी से दरख्वास्त की कि वो फौरी तौर पर टीचर्स के तबादले और तरक्की का शेड्यूल जारी करें। तेलंगाना में जायदादों और अराजियात के रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो चुका है। शहर के गच्चीबौली में वाक़ स्टेट डाटा सेंटर की असल सर्वर में पैदा हुए तकनीकी मसाइल की निशानदही करते हुए उसको दूर कर लिया गया, जिसके बाद सर्वर ने दोबारा काम करना शुरू कर दिया है और रजिस्ट्रेशन का एक मरतबा फिर आगाज़ हो गया। गुज़िश्ता चंद दिनों से सर्वर में पैदा हुए तकनीकी मसाइल की वजह से रजिस्ट्रेशन में रुकावट पैदा हो गई थी। गुज़िश्ता 4 दिनों के दौरान इस नए मसले की वजह से रजिस्ट्रेशन के दफातर में काम करने वाले ओहदेदारों और मुलाजमीन को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। IT के साथ साथ महकमे रजिस्ट्रेशन के ओहदेदारों की कामयाब जद्दोजहद और मसाई के नतीजे में इस तकनीकी खराबी को दूर कर लिया गया, जिसके बाद रियासत भर के 141 रजिस्ट्रेशन दफातर में मामलात को दोबारा शुरू कर दिया गया। तेलंगाना मनसूबाबंदी बोर्ड के नायब सदर नशीन विनोद कुमार ने करीमनगर जिले के तेलंगाना चौक के करीब जूनियर कॉलेज ग्राउंड्स में तामीर किए जाने वाले मल्टीपर्पज पार्क के कामों का मायना किया। स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर यह पार्क जूनियर कॉलेज ग्राउंड्स में तामीर किया जा रहा है। उन्होंने मेयर करीमनगर वाई सुनील राव और दीगर के साथ इस पार्क के कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। इस मौके पर कमिश्नर बल्दिया करीमनगर क्रांति ने विनोद को कामों की तफसीलात से वाकिफ करवाया। विनोद कुमार ने कहा कि यह पार्क जल्द से जल्द आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। हैदराबाद के सीनियर सहाफ़ी जनाब जब्बार सिद्दीकी का इंतकाल हो गया। मरहूम कई दहों तक रोजनामा सियासत में क्राइम रिपोर्टर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे चुके हैं। उनकी उम्र 78 बरस थी। पसमानदगान में बेवा के अलावा एक फर्जंद और 2 दुख्तरान शामिल हैं। जब्बार सिद्दीकी साहब हैदराबाद के सीनियर मोस्ट क्राइम रिपोर्टर रह चुके हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में वसी ताल्लुकात के लिए वो जाने जाते थे। उन्हें कमिश्नर से लेकर कांस्टेबल तक जानते थे। मेरे जैसे रिपोर्टर जिन्होंने क्राइम रिपोर्टिंग से अपने करियर की शुरुआत की है, उनके लिए जब्बार साहब एक रोल मॉडल थे। एक ऐसे दौर में जब ना ही सेलफोन्स थे और ना ही कोई व्हाट्सएप जैसा सोशल मीडिया टूल, जब्बार साहब मिनटों में किसी भी वाक़े की जानकारी हासिल कर लेते थे। पूरी सहाफ़ती बरदरी ने उनके इंतकाल पर गहरे गम अफसोस का इजहार किया है। जब्बार साहब की नमाज जनाजा मस्जिद गौसिया फरहतनगर डबीरपुरा में अदा की गई और तदफीन मस्जिद इलाही चादरघाट मलकपेट में अंजाम दी गई। शोबे सहाफ़त की खद्दावर शख्सियत उस साबिक चीफ रिपोर्टर रोज़नामा सियासत जनाब जब्बार सिद्दीकी साहब का आज इंतकाल हुआ है, जिसका हम तमाम सहाफ़त से वाबस्ता सहीफ़ा निगारों को दुख और अफसोस पाया जाता है। जनाब जब्बार सिद्दीकी साहब जो कि शोबे सहाफ़त से गुज़िश्ता ज़ायदस 3 दहों से वाबस्ता थे और उनका जो शोबे सहाफ़त में जो मुकाम था वो आज किसी और सहीफ़ा निगार को हासिल होना हरगिज़ मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो शोबे उर्दू सहाफ़त से वाबस्ता रहते हुए भी एक आला मुकाम हासिल किया था और बिलखुसूस IAS ऑफिसर्स में IPS ऑफिसर्स में उनका जो मुकाम था आज कोई सहीफ़ा निगार भी हासिल नहीं कर सकेगा। अलावा अज़ीं जो उनकी इज़्ज़त और मुकाम था और उनकी जो लिखने का अंदाज़ था और जो इंफॉर्मेशन इत्तलात इकट्ठा करने का जो हुनर था वो भी किसी और में नहीं पाया जाता। उनकी हर खबर तकरीबन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही सदमे और दुख का दिन है। आज हमारे खदील अजीज सहाफ़ी जनाब
एम ए जब्बार सिद्दीकी साहब हमको दाग़े मफारक़त दे गए। जब्बार सिद्दीकी साहब का और मेरा ताल्लुक़ कोई 50 साल से ज़्यादा अरसे से रहा है। इस तरह कि वो पुराने शहर के महल खिलवत में रहा करते थे और हम लोग भी वहीं करीब में थे और हमने उनको जो है लड़कपन से देखा है। और उसके बाद वो भारत न्यूज़ सर्विस से वाबस्ता हुए। जनाब एजाज कुरैशी साहब ने उनकी जिस बेहतरीन अंदाज में तरबियत की, उन्हें सहाफ़त के जो गुर सिखाए, उसकी बदौलत जनाब जब्बार सिद्दीकी साहब हमेशा कामयाब साबित हुए। और जनाब महबूब हुसैन जिगर साहब बाबा सहाफ़त की नज़र इंतखाब उन पर पड़ी और उन्होंने जनाब जब्बार सिद्दीकी साहब को सियासत में मुलाजमत दी और वहाँ वो बहुत बुजुर्ग जोड़े को फाका कशी के लिए मजबूर करते हुए उनकी मौत के जिम्मेदार बेटे और बहू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस जोड़े 90 साला रामचंद्र रेड्डी और उनकी बीवी 80 साला अनुसुयम्मा को तारपोलिन से बनाए गए आरजी खेमे में मुंतकिल होने पर उन दोनों ने मजबूर कर दिया। ये वाकया सूर्यापेट जिले में पेश आया। पुलिस ने इस जोड़े के बेटे नागेश्वर रेड्डी और उसकी बीवी लक्ष्मी को हिरासत में ले लिया और जोड़े की नाशों को खबर से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उन दोनों की मौत 27 मई को हो गई थी, जिसके बाद उनके बेटे नागेश्वर ने उनको दफन कर दिया था। देहातियों ने इस जोड़े की मौत पर उसी दिन से शुबा जाहिर किया था और पुलिस को इस बात की इत्तला दी थी। इस बात की भी इत्तला थी कि नागेश्वर अपने वालिदैन की मुनासिब तौर पर देखभाल नहीं करता था और वो उनको वक्त पर खाना भी नहीं देता था। ज़राई पैदावार की खरीदारी का मुतालबा करते हुए तेलंगाना के जिले विकाराबाद में किसानों ने एहतजाज किया। जिले के दोमा मंडल के पालेपल्ली में अजनास की खरीदारी के मरकज पर पहुंचकर किसानों ने एहतजाज किया। उन्होंने अजनास को सड़क पर बिखेर दिया और अजनास की फौरी खरीदारी का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की। उन किसानों ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि थैलों की फराहमी के साथ साथ दीगर मामलात में उनके साथ नाइंसाफी की गई है। మాకు లారీలు వస్తలేవు, ఇంకోటి తాన్సులు ఇస్తలేరు. తాన్సులు ఇచ్చినా కూడా 50 రూపాయలకు ఒక కట్టి తీసుకుంటున్నారు. లారీలు వస్తలేవు. అప్పులోడు ఎంత పడ్డాడు. ఇప్పుడు ఆయన ఇచ్చిన ఎవరు 2-3 లక్షలు అప్పు ఇచ్చిన ఆ 2-3 లక్షలు నాకు ఇప్పుడు కావాలి. ఎవరు ఇస్తారు? ఎవరు కొడతలేరు. సంతులకు కూడా యా రకంగా పెట్టాలి, ఎట్లా పెట్టాలి, ఏం చేయాలి, ఎట్లా చేయాలి, లంచకు రమానికి तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में पेश आए सड़क हादसे में 2 खवातीन हलाक हो गईं, जिनमें एक सैनिटेशन वर्कर भी शामिल है। यह हादसा पीर की सुबह जिले के रयाकल रोड के करीब उस वक्त पेश आया जब एसयूवी गाड़ी के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में उस गाड़ी ने 4 अफराद के साथ साथ 2 खवातीन को टक्कर दे दी। हादसा इतना शदीद था कि 2 खवातीन मौके पर ही हलाक हो गईं। बताया जाता है कि गाड़ी के ड्राइवर ने नींद की कमी की वजह से स्टीयरिंग पर से अपना कंट्रोल खो दिया। महलूकीन की शिनाख्त जिले के मदनपुर की रहने वाली जारोबकश 45 साला चंद्रम्मा और नेहरू नगर की रहने वाली 44 साला पटनम विटम के तौर पर की गई है। अब एक आखिर में बड़ी खबर, वेस्ट बंगाल में बारिश और तूफान से अब तक 26 लोगों की मौत हो गई है। हुगली में 11, मुर्शिदाबाद में 9 और बांकुरा में 2 लोगों की मौत हो गई है। ईस्ट और वेस्ट मिदनापुर में 1-1 की जान गई है। बंगाल में कई लोग शदीद रूप से जख्मी हुए हैं। पीर के रोज मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में भी बारिश हुई। हिमाचल में कई जगह ओले भी गिरे हैं। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।